Welcome to Eduvisor. Today we are going to discuss chapter number 11, Biotechnology and its application of class 12th NCERT, and this is the part 1 video of this chapter. Question number 1. Bt cotton is not a GM plant, insect resistant, a bacterial gene expressing system या resistant to all pesticide. सबसे पहली बात बीटी कॉटन ये क्या होता है और कहाँ से आया. देखिए, हम जो कॉटन है, कॉटन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी. बहुत सारे जैसे पेड़ होता था उसमें बॉल्स बनती थी. बॉल्स अंदर से हम खोल के देखते थे, उसमें से जो है उसमें सारे इंसेक्ट खा चुका होता था उसके अंदर का जो कॉटन है. ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कॉटन को हार्म पहुंचाते हैं, जैसे कि बीटल्स हो गए, देन लेपिडोप्टेरन्स के साथ साथ हो गए डिप्टेरस या डिप्टेरन्स, जिसको आप कह सकते हो डिप्टेरन्स. ठीक है, टोबैको बर्डवर्म, ये सब इंसेक्ट्स हैं जो कि हार्म पहुंचाते हैं. अब ये जो इंसेक्ट्स हैं वो कॉटन के साथ साथ और किसको किसको हार्म पहुंचाते हैं. कॉटन को हार्म पहुंचाते हैं, टोमेटो को, राइस को, ओके, उसके साथ साथ कॉर्न को एक्सेट्रा, इन सब चीजों को हार्म पहुंचाते हैं. तो हमने क्या किया, हमने एक बैक्टीरिया लिया. ठीक है, बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थ्रोइनजेनेसिस, इसलिए इसको हम बीटी कहते हैं. ओके, बैसिलस थ्रोइनजेनेसिस. ये जो बैसिलस थ्रोइनजेनेसिस है, नाम से बीटी, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल टी, बीटी है. इस बैसिलस थ्रोइनजेनेसिस एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है. ठीक है, कौन सा प्रोटीन होता है, इंसेक्टिसाइडल, यानी कि इंसेक्ट को किल करने वाला प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है. और ये जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, बीटी टॉक्सिन. ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में. तो इनएक्टिव फॉर्म में इस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको प्रोटॉक्सिन. क्या कह रहे हैं, प्रोटॉक्सिन. अब ये जो बैक्टीरिया है इसका हम यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इस कॉटन में हमने इस बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करा दिया, यानी कि इसमें बैक्टीरिया ये डाल दिया. अब जैसे ही वो इंसेक्ट आएगा, ठीक है, वो इंसेक्ट कौन सा, बीटल हो सकते हैं, लेपिडोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स, टोबैको बर्डवर्म, कुछ भी आए, और वो इंसेक्ट ने इस बैक्टीरिया को, कॉटन को खाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस बैक्टीरिया को खा लिया. जैसे ही उन्होंने इस इंसेक्ट ने इस बैक्टीरिया को खाया, ठीक है, बैक्टीरिया का जो ऊपर का जो उसका सब्सटेंस है, सेलुलोज का जो बना हुआ है, वो सब जो है उसके गट में क्या होता है, एसिडिक होता है ना एनवायरमेंट, एसिडिक एनवायरमेंट में जाके पूरा डिग्रेड हो जाएगा. लेकिन एसिडिक एनवायरमेंट में डिग्रेड क्या हुआ, सिर्फ आउटर कवरिंग. ठीक है, आउटर कवरिंग जो है वो डिग्रेड हो गई. लेकिन उसके बाद एल्कलाइन पीएच आता है, एल्कलाइन पीएच, और ये जो आपका प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको एक्टिव करने के लिए चाहिए एल्कलाइन पीएच. ठीक है, जब वो इंटेस्टाइन के पास आता है वहां होता है एल्कलाइन पीएच, तो ये प्रोटॉक्सिन को कन्वर्ट कर देता है एल्कलाइन पीएच इनटू टॉक्सिन. ठीक है, जैसे ही टॉक्सिन में इसको कन्वर्ट करता है, जैसे मान लीजिए ये इंसेक्ट है, तो ये टॉक्सिन जाके इसके इस एपिथेलियल सेल पे चिपक जाता है, और जहां जहां चिपकेगा वहां पोर बना देगा. ठीक है, वहां से होल्स हो जाएंगे, और ये जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट का अंदर का पूरा मटेरियल इस पोर से बाहर हो जाएगा, और ये इंसेक्ट जो है वो मर जाएगा. ठीक है, तो यानी कि इंसेक्ट को किल कर दिया इसने. तो बीटी कॉटन जो है वो क्या होता है, एक तरीके का आपका जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट है. ठीक है, आपने उसमें बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया, जेनेटिकली इंट्रोड्यूस किया, तो जीएम प्लांट तो है. इंसेक्ट को रेजिस्टेंट कर रहा है, यस, आप इन सब इंसेक्ट से बचा रहे हैं, रेजिस्टेंट करवा रहे हैं, तो दैट इज ट्रू. अब बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम, यस, बैक्टीरिया का ये एक जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम है. इस बैक्टीरिया में ये जो जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उस जीन से जो ये प्रोटीन बना है, इस प्रोटीन का एक्सप्रेशन ही तो दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी बात सही है. रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड से हम बीटी कॉटन को रेजिस्ट नहीं कर रहे. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है बीटी कॉटन इज नॉट, सो इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज. अब ये तो देखिए, इंसुलिन जो है, ह्यूमन इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रियाज से.
पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज में कहाँ से? पैनक्रियाज में होते हैं बीटा सेल्स, और ये बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं, इंसुलिन। इसी के साथ पैनक्रियाज में होते हैं अल्फा सेल्स, और ये अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं। ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। इंसुलिन जो है ग्लूकोज का लेवल कम करता है, तो ग्लूकागॉन ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ठीक है, इंसुलिन जो है, अब ये देखिए इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल कम कर रहा है, लेकिन मान लीजिए कि ये बीटा सेल खराब हो गई तो इंसुलिन जो है वो काम नहीं कर पाएगा। इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। जिस भी इंसान में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा उस इंसान को एक डिजीज हो जाएगी जिसका नाम है डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज एंजाइम, डायबिटीज ये डिजीज हो जाएगी। ठीक है, अब उसको क्या करना होता है? इंसुलिन का एक इंजेक्शन लेना होता है। ठीक है, टाइम टू टाइम इंसुलिन का इंजेक्शन लेना होता है। ठीक है, अब ये जो इंसुलिन का इंजेक्शन है, ये जो इंसुलिन हम ले रहे हैं वो हम प्रो इंसुलिन फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक बैक्टीरिया से हमने इंसुलिन, अमेरिकन कंपनी है एली लिली 1983 में बनी है, उन्होंने ह्यूमिलिन बनाया है इंसुलिन, बैक्टीरिया से हमने उसको लिया है। ठीक है, अब हमारे बॉडी में तो इंसुलिन बन नहीं रहा, तो हमने क्या किया, बैक्टीरिया से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, और वो इंसुलिन जो है उसके 3 चेन है, बेसिकली 2 चेन है। ये है आपका ए चेन और ये है आपका बी चेन। ए चेन और बी चेन एक दूसरे से डाइसल्फाइड ब्रिज से कनेक्टेड है, लिंक्ड है। लेकिन ये जो ए चेन है, ए का ये वाला हिस्सा इस तरीके से बी वाले हिस्से से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये किससे कनेक्टेड है? सी चेन से कनेक्टेड है। जब इस फॉर्म में ये इंसुलिन रहेगा तो इसको आप कहोगे प्रो इंसुलिन। जब भी किसी वर्ड के आगे प्रो लगा है इसका मतलब समझ जाओ कि वो क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है। अब इसको एक्टिव कराना है तो एक्टिव कैसे कराएंगे? हम इस सी चेन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, सी चेन को रिमूव कर दिया, ये ए और बी ये जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। ए बी सल्फाइड के ब्रिजेस इसमें लगे हुए होंगे, ये हो जाएंगे एक्टिव। अब ये है एक्टिव इंसुलिन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ क्या पूछा है कि सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ये जो सी पेप्टाइड, जो सी चेन उसकी बात की जा रही है, वो क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ मेच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल। नहीं, जो ये मेच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल अपने सी चेन को हटाया तभी तो ये मेच्योर बन गई। तो अभी पहले क्या है? इमेच्योर थी, बाद में क्या है? मेच्योर हो गई। ठीक है, तो इसका पार्ट नहीं है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस, नहीं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी सी चेन नहीं बना रही, सी चेन तो अलग से ही बन रही है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस अलग बने हुए ए और बी के बीच में। रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाने में ये जो एक चीज का आपको एब्सेंस दिख रहा है दैट इज सी चेन। तो सी चेन को जैसे हमने रिमूव किया, प्रो इंसुलिन कन्वर्टेड इनटू इंसुलिन विच इज एन एक्टिव एंजाइम। ठीक है, तो 2 का सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यस। ठीक है, तो 2 का सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 3, GEAC. GEAC stands for Genetic Engineering Approval Committee. ये जो GEAC है ये एथिकल इश्यूज में आपके आते हैं, यानी GEAC जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, इंडियन गवर्नमेंट के का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या नाम है? GEAC। ये क्या काम करता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई GM रिसर्च किया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल राइस हमने बनाया था, हमने भी ये बीटी कॉटन बनाया, बीटी राइस बनाया, बीटी टोमेटो बनाया। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि बीटी राइस या बीटी टोमेटो भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बीटी राइस में क्या हुआ था, विटामिन ए जो है उसका हमने उसको एनरिच कर दिया था विटामिन ए से, लेकिन ये जो बीटी है बैक्टीरिया से जो लिया वो हमारे बॉडी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसकी वजह से इसको हटा दिया। भाई ये काम नहीं होगा, बीटी कॉटन आप करवा सकते हो। ठीक है, तो बीटी कॉटन अभी एथिकल इश्यूज में है कि आप ये लीगल है, इसको आप करवा सकते हो, लेकिन बीटी राइस नहीं करवा सकते। तो ये काम किसने किया? ये GEAC ने ही काम किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये इंडियन गवर्नमेंट का, ये चेक करते हैं कि कोई भी चीज जो बन रही है उसकी वैलिडिटी कितनी है, वो कितना सेफ है, पब्लिक सर्विसेज को हम क्या इसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और अगर दे सकते हैं तो कितने लेवल तक दे सकते हैं। ये सब काम GEAC का होता है। तो इट स्टैंड्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। जो ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन होता है, इट इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसेमा।
ठीक है। एम्फाइसीमा क्या होता है, जिसको लंग डिजीज होती है, जैसे जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनके जो एल्वलाई होती है वो एल्वलाई पूरी तरीके से इस तरीके से ना उसमें इस तरीके से इतना, मान लीजिए ये होल है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है ये होल बंद होने लगेगा और धीरे धीरे उसको जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगेगी, जिसको हम कहते हैं लंग डिजीजेस हो गया उसको। क्या कह रहे हैं, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा किसको होता है, जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं धुआं के वजह से, ठीक है। इस एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो दिया जाता है। सो इट इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। क्वेश्चन नंबर 4 का डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 5. A probe which is a molecule used to locate homologous sequence in a mixture of DNA और RNA molecules could be. देखिए मान लीजिए कोई एक DNA या RNA मॉलिक्यूल है, उसको आपको लोकेट करना है, खोजना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से ATGC से करके पूरा है, आपको देखना है कि इस डीएनए में एडेनिन है या नहीं। तो हमने क्या किया, हमने एक अलग से डीएनए को इसमें इंट्रोड्यूस किया और इसमें जो एडेनिन है इसको हमने रेडियो एक्टिव कर दिया। जैसे ही आके वो एडेनिन इससे आके जुड़ेगा, किसी टी से आके जुड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वहां पे प्रेजेंट है, यानी कि अपने रेडियो एक्टिवली उसको वहां पे इंट्रोड्यूस किया। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को आप यूज कर सकते हो फॉर द लोकेशन ऑफ होमोलॉगस सीक्वेंस, ठीक है। तो आइदर डीएनए और आरएनए दोनों को ही आप यूज कर सकते हो लोकेशन के लिए। तो 5 का सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछा है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो लिखा है, लेकिन बट नॉट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों को यूज कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रेट्रोवायरस। जब भी ये वर्ड आए ना रेट्रोवायरस, तो आप समझ जाओ, पहली बात तो ये वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे होता है, और दूसरी बात ये जस्ट उल्टा काम करता है। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, सेंट्रल डोगमा डीएनए से आपका क्या बना, आरएनए बना, आरएनए से क्या बना, आपका प्रोटीन बना, ठीक है। ये आपका सेंट्रल डोगमा है, उसके साथ डीएनए अपना रेप्लिकेशन भी कर रहा है। लेकिन अगर देखो डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बन जाए, ठीक है, तो कौन से, पहली बात कौन से एंजाइम से बनेगा, रेस्ट्रिक्ट, कौन से एंजाइम से बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का जस्ट उल्टा, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। इसको ये किस में होता है, रेट्रोवायरस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एन आरएनए वायरस दैट सिंथेसाइज डीएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के टाइम पे जब आरएनए से डीएनए बन जाएगा, दैट इज, उल्टा काम हुआ ना, दैट इज आपका रेट्रोवायरस। तो 6 का ए जो है वो करेक्ट आंसर। और डीएनए वायरस दैट सिंथेसाइज आरएनए तो नॉर्मल प्रोसेस है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 6 का ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, the site of production of ADA in the body, adenine deaminase, ये एंजाइम का नाम है, and it is used for the proper functioning of immune system, ठीक है, बेसिकली T lymphocytes। तो यानी कि ये ADA कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन क्या है, 8 का, क्वेश्चन नंबर 7 का बी इज द करेक्ट आंसर। 8 है अप्रोटॉक्सिन। मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रो का मतलब होता है वो इनएक्टिव है, क्या है, इनएक्टिव, और टॉक्सिन, टॉक्सिन यानी कि इनएक्टिव है। ये हमने कहाँ पढ़ा, जब बीटी टॉक्सिन, मैं पहला ही क्वेश्चन जो बता रही थी बीटी कॉटन में प्रोटॉक्सिन हमने यूज किया था। तो ये क्या है, प्रोटॉक्सिन क्या है, इट इज एन इनएक्टिव एंजाइम। पूछा है प्रिमिटिव टॉक्सिन, नहीं, डिनेचर टॉक्सिन नहीं, टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय प्रोटोजोआ नहीं, बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, इनएक्टिव टॉक्सिन, यस। 8 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, सो थैंक यू। और भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye bye and thank you.